अध्याय 253 भूमिगत कीड़े। यहाँ क्या हुआ? ठीक उसी क्षण कीकी PX-05 रोबोट के साथ पीछे पीछे पहुंच गई। अपने सामने विभत्स युद्ध क्षेत्र को देखकर वह अपनी बाहें सिकोड़ने से खुद को रोक न सकी। 3 मीटर से ऊंचे राक्षसों ने पूरे परिदृश्य को भर दिया था। जहां तक नजर जा सकती थी वे घनी संख्या में फैले हुए थे। यह मंजर पहले मिले स्नो रैथस हिमप्रेतों से सैकड़ों गुना अधिक भयानक था। यहाँ क्या बीती होगी, इसकी कल्पना करना भी कठिन था। ये हमारे लोग नहीं हैं। अनुष्का ने तेजी से एक जमे हुए शव के पास जाकर उसकी संक्षिप्त जांच की और माथे पर बल डालते हुए कहा, ऐसा नहीं लगता कि वे फीनिक्स से भी हैं। वह हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान फीनिक्स का है, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। फिर उसने अपनी दूरबीन निकाली और दूर तक देखा, और ऐसा लग रहा है कि वहां एक से अधिक हैं। इतने सारे हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट, वे क्या ले जा रहे थे? कीकी की आंखें फटी रह गईं। हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान का टेक ऑफ वजन 1000 टन से अधिक होता था। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से बड़े पैमाने के सैन्य उपकरणों को ले जाने के लिए किया जाता था। फिर भी राघव अब युद्ध क्षेत्र में कम से कम 3 ऐसे विशाल विमानों को नष्ट देख सकता था। उनकी संयुक्त क्षमता उसके पूरे इन्फिनिट ट्रेन को उठाकर ले जाने के लिए पर्याप्त थी। निश्चित रूप से वे कुछ बहुत बड़ा ले जा रहे थे। राघव ने अपने ठंडे मौसम के मास्क में लंबी सांस छोड़ी और कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हें पहले जो संकट का संकेत डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था वह शायद यहीं से आया था। चलो आगे बढ़कर देखते हैं। ठीक है, गाड़ी में बैठो। शू, कड़ाके की ठंडी हवाएं चल रही थीं और मीलों तक जमा हुआ युद्ध क्षेत्र फैला था। राघव और अनुष्का वापस पोलर व्हीकल में सवार हुए और आगे बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बर्फ में दबे हुए विचित्र प्राणियों के शव और भी अधिक संख्या में दिखाई देने लगे। वाहन के टायरों ने उन्हें कुचल दिया, जिससे भारी वजन के नीचे टूटते शरीरों की तीखी चटकने की आवाजें आने लगीं। अनुष्का का चेहरा उतर गया। हालांकि चलते समय उसने एक हल्की उम्मीद पाल रखी थी, लेकिन ये तबाही देखकर उसका दिल बैठ गया। ऐसा लगता है कि डैनियल और बाकी लोग नहीं बच पाए। खोज जारी रखो। राघव की निगाहें तेज थीं और वह गाड़ी चलाता रहा। जल्द ही उसे चौथा गिरा हुआ हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट दिखाई दिया। उसने एक गहरी सांस ली और कीकी की ओर मुड़ा। 4 ट्रांसपोर्ट विमान, और उन्होंने एक ही केबल का उपयोग किया था। इसका मतलब है कि वे या तो बहुत बड़ा शस्त्रागार ले जा रहे थे या वह रुका। उसकी आवाज़ गंभीर थी। वह सुपरमेसिव मेचा विशालकाय रोबोट जिसका रेडियो पर जिक्र किया गया था। कीकी का दम घुटने लगा। मंजर देखकर उसे भी ऐसा ही संदेह हुआ था, लेकिन इस अभियान का पैमाना उसकी कल्पना से परे था। हजारों टन वजन वाला मेचा, क्या फीनिक्स के पास इसके लिए तकनीक है? कीकी सैन्य स्तर की मशीनरी से गहराई से परिचित थी। अगर कोई चीज़ इतनी विशाल है तो उसे एक अल्ट्रा हाई पावर्ड ऊर्जा और प्रणोदन प्रणाली की आवश्यकता होगी। भले ही कोई सुपर एआई इसे संभालने में कामयाब हो जाए, लेकिन केवल भौतिक सीमाओं मटीरियल लिमिटेशंस के कारण ही। कीकी यात्री सीट पर पालथी मारकर बैठ गई और अपने मोबाइल टर्मिनल पर तेजी से गणना कैलकुलेशन करने लगी। भले ही यह सब संभव हो, फिर भी सबसे बड़ी समस्या है एकीकृत नियंत्रण, यूनिफाइड कंट्रोल। मुझे नहीं पता कि फीनिक्स ने क्या समाधान निकाला, लेकिन सच कहूं तो मैं ऐसी किसी चीज़ के बजाय स्टील स्वॉर्म ड्रोन्स पर अधिक भरोसा करूंगी। फिर वह राघव की ओर मुड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। तुम्हें छोड़कर, अगर वाकई में ऐसी कोई मशीन मौजूद है तो तुम उसके लिए एकदम सही पायलट हो सकते हो। हम एक युद्ध क्षेत्र के बीच में हैं, लाशों से घिरे हुए। अभी इस बारे में सोचना बेकार है, राघव ने रूखेपन से उत्तर दिया। जैसे ही राघव ने ट्रांसमिशन पावर बढ़ाई, पोलर व्हीकल के ऊपर एक सिग्नल एंटीना कई मीटर तक फैल गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दबे हुए राक्षसों के शवों की संख्या नाटकीय रूप से बढ़ गई। ये सभी राक्षस एक ही दिशा में भागते हुए लग रहे हैं। अनुष्का ने भी इस पैटर्न को देखा और संचार पर सूचना दी, कैप्टन राघव, सावधान रहें। बुबई कह रहा है कि आगे राक्षसों की उपस्थिति और भी मजबूत होती जा रही है। राघव ने कीकी की ओर देखकर भरीकुटी से कुड़ी। दोनों इस बात से हैरान थे कि बुबई इन विचित्र प्राणियों की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। शव कम गहराई पर दबे हैं। ये सिर्फ बर्फ नहीं है। कीकी ने अपना हाथ उठाया, जिससे मानसिक ऊर्जा साइकोकाइनेटिक एनर्जी की एक लहर निकली जिसने बर्फ की परत को उड़ा दिया। यह मौत का समय है। हम जितना करीब जा रहे हैं, मौतें उतनी ही ताज़ा हैं, राघव ने संचार के जरिए कहा। आगे निश्चित रूप से कोई जीवित बचा होगा। बस जैसे ही राघव ने अपनी बात पूरी की, तेज हवा अचानक थम गई और कीकी के संचार स्कैनर पर हरी बत्ती जलने लगी। एक सिग्नल। कीकी तुरंत सतर्क हो गई। संचार इकाई ने एक फटी हुई और रुक रुक कर आने वाली आवाज़ पकड़नी शुरू की। कौन, लानत है? दूसरी तरफ अनुष्का ने भी वे टूटे हुए स्वर सुने। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और अचानक उसने कुछ पहचान लिया। उसने संचार बटन दबाया और उतावलेपन से कहा, कैप्टन राघव, वह फैट कैट की आवाज़ लग रही है।
वे हमारे लोग हैं। फैट कैट, डैनियल, अनुष्का चिल्लाई। ठंड, भूमिगत, मत। भूमिगत। राघव ने मुख्य शब्द पकड़ लिया, उसकी बाहें तन गईं। वे क्या कह रहे हैं? पोलर व्हीकल सिग्नल के स्रोत की ओर तेज हो गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, युद्ध क्षेत्र और भी डरावना होता गया। बर्बाद वाहन, नष्ट किए गए आयरन गार्ड 3, सैन्य हमले के मेचा और स्टारफ्लीट सैनिकों की जमी हुई लाशें। तभी दूर बर्फीले तूफान से एक विशाल काला साया उभरा। वह क्या है? कीकी की आंखें फटी रह गईं। दोनों पोलर व्हीकल तेजी से आगे बढ़े। पहले तो राघव और अनुष्का को लगा कि यह कोई विशाल काला पहाड़ है, लेकिन जैसे ही वे करीब आए, भयानक सच सामने आ गया। वह पहाड़ दरअसल एक विशाल काला कीड़ा था। वह राक्षसी जीव सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था, किसी विशाल औद्योगिक पाइपलाइन की तरह, जो बर्फ के मैदान पर बेजान पड़ा था। दोनों गाड़ियां तुरंत रुक गईं। यह क्या बला है? अनुष्का की सांसें थम गईं। मरा हुआ लग रहा है। राघव ने अपनी सांस रोकी। क्या कल का भूकंप इसी चीज की वजह से आया था? वाह, ये तो बहुत बड़ा कीड़ा है। की चिल्लाई। राघव ने उस जीव के शरीर पर गहरे घाव देखे। तभी अनुष्का बुबई की ओर मुड़ी और उसके पीले पड़ चुके चेहरे को देखा। बुबई, क्या हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी। बहुत सारे राक्षस। और तभी बर्फ की गहराइयों से कड़क गड़गड़ाहट। एक जोरदार भूकंप ने जमे हुए युद्ध क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। कीकी ने अपना हाथ पीछे घुमाया और एक मानसिक शॉकवेव छोड़ दी। जजज। जैसे ही रास्ता कटने ही वाला था, एक और लेजर बीम आगे निकली। स्लैश स्लैश स्लैश। उसी पल एक घूमता हुआ ब्लेड सामने के स्नो रेथस के बीच से बिजली की तरह गुजरा और मांस के चित्रे उड़ा दिए। वह घूमता हुआ ब्लेड वापस एक छरहरी और फुर्तीली आकृति के पास आया जो अनुष्का के पोलर व्हीकल के ऊपर खड़ी थी। वह तेज हवाओं के बीच आसानी से अपना संतुलन बनाए हुए थी। वह रुबीना थी, जिसकी गनब्लेड चमक रही थी और वह राक्षसों को काट रही थी। बजज। वूश। राघव ने तेजी से पहिया घुमाया, टायरों के नीचे कई राक्षसों को कुचल दिया, फिर अपना हाथ उठाया। मैकेनिकल एनर्जी कैनन। एक गर्जना के साथ उसकी उंगलियों पर लगे यांत्रिक इंजन ने शक्ति पकड़ी और नीली ऊर्जा के धधकते विस्फोट छोड़े। जजज। इधर दक्षिण पूर्व संचार के माध्यम से एक गूंजती हुई आवाज आई और राघव ने तुरंत जवाब दिया। भाई डैनियल, क्या आप लोग ठीक हैं? राघव। डैनियल की आवाज में हैरानी थी। डैनियल, कैप्टन राघव यहाँ मदद के लिए आए हैं। अनुष्का चिल्लाई। जल्दी करो, दक्षिण पूर्व घाटी के किनारे की ओर, यहाँ अभी के लिए सुरक्षित है। डैनियल चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर अनुष्का ने राहत की सांस ली, फिर एक्सीलेटर दबा दिया। धम धम धम। अचानक भारी कदमों की आवाजें गूंजीं। कई विशाल चौपाए राक्षस उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक सीधे अनुष्का के वाहन पर झपटा। क्रैश। वाहन का ढांचा मुड़ गया। छत पर रुबीना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह हवा में उछली और अपनी गनब्लेड से एक घातक वार किया। वाहन के अंदर अनुष्का ने भी उतनी ही तेजी से काम किया। उसने बुबई को पकड़ा और टूटे हुए शीशे से छलांग लगा दी। क्लैंग। रुबीना की गनब्लेड राक्षस की खोपड़ी से टकराए। उसी समय कीकी ने अपनी मानसिक पकड़ बढ़ाई और अनुष्का और बुबई को हवा में ही लपक लिया और उन्हें राघव के वाहन की ओर खींच लिया। वह राक्षस दहाड़ा, उसके अगले पैर अभी भी क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे थे। अनुष्का ने बिना किसी हथियार के सीधे उसकी खोपड़ी पर एक मुक्का जड़ा। धमाका। उसके मुक्के के जोर ने राक्षस के सिर को किसी भारी तोप के गोले की तरह अंदर धंसा दिया। बाप रे! कीकी की आंखें चौड़ी हो गईं। वह ताकत अविश्वसनीय है। राघव भी उतना ही दंग था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अनुष्का कोई शक्ति संपन्न है या कोई आनुवंशिक रूप से संवर्धित योद्धा, लेकिन उसकी कच्ची ताकत भयानक थी। कीकी, उसे पकड़ो! राक्षसों का झुंड करीब आ रहा था। राघव ने पोलर व्हीकल मोड़ा और कीकी को उन्हें वापस खींचने का इशारा किया। जजज। बुबई ने एक और लेजर फायर किया, जिससे रास्ता साफ हो गया। राघव तुरंत समझ गया, राक्षस लगातार डैनियल की स्थिति पर हमला कर रहे थे। तुम लोग दिख रहे हो। मुश्किल से 2 किलोमीटर आगे संचार सिग्नल अचानक साफ हो गया। भारी गोलीबारी ने बर्फीले तूफान को रोशन कर दिया। हम अकेले नहीं हैं, अनुष्का ने माथे पर बल देते हुए कहा। कोई और भी यहाँ है। राघव, देखो! कीकी अचानक चिल्लाई। तूफान के बीच से अनगिनत गोलियों की लकीरें चमक रही थीं, जिससे तराकामा हिम घाटी के किनारे सैकड़ों बख्तरबंद वाहनों द्वारा बनाई गई एक विशाल रक्षात्मक घेरेबंदी दिखाई दी। और इस किलेनुमा घेरे के बीच में एक विशाल साया खड़ा था। एक ऊंची आकृति, जिसका एक हाथ चट्टान के किनारे टिका हुआ था। राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं। एक अल्ट्रा मैसिव ह्यूमनॉइड मेचा, अति विशालकाय मानव रूपी रोबोट। सबसे आगे एक भारी भरकम ट्रेन के ऊपर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो भारी शीतकालीन लड़ाकू सूट पहने हुए अंधाधुंध गैटलिंग गन चला रहा था। वह डैनियल था। गड़गड़ाहट। भूकंप फिर लौट आया। वही काला कीड़ा फिर आ गया। राघव चिल्लाया।
राघव, अंदर आओ। डैनियल ने पल भर के लिए फायरिंग रोकी और उनकी ओर हाथ हिलाया। जमीन के नीचे वाले कीड़े यहाँ पास नहीं आएंगे। जल्दी करो। राघव ने बिना देर किए एक्सीलेटर दबाया और वाहन को उसकी पूरी ताकत से भगाया। आगे एक भारी बख्तरबंद ट्रक चालू हुआ और रक्षात्मक किले के अंदर जाने का एक संकरा रास्ता खुल गया। जैसे ही पोलर व्हीकल तेजी से अंदर घुसा, धमाका, वह विशाल काला कीड़ा फिर से सतह पर आ गया था। उसके रसातल जैसे खुले मुंह ने तुरंत दर्जनों राक्षसों को निगल लिया। तो यहाँ डैनियल और उसकी टीम फंस गई थी। अनुष्का ने आश्चर्य से कहा, हम बाद में बात करेंगे, पहले अंदर चलो। जैसे ही पोलर व्हीकल रक्षात्मक घेरे के अंदर पहुंचा, राघव की ओर मुड़ा। साथ मिलकर चलो, उन्हें रोकते हैं। समझ गई। की हवा में ऊपर उठी, उसकी आंखें तीव्रता से चमकने लगीं। धमाका, एक विशाल मानसिक शॉकवेव बाहर की ओर निकली। उसने रक्षा पंक्ति के सामने के पूरे बर्फ के मैदान को समतल कर दिया। जज़ उसी समय बुबई ने एक और लेजर बीम छोड़ी, जिसने आसमान को चीरते हुए एक विशाल उड़ने वाले जीव के पंख को काट दिया। जमीन का हिलना अचानक शांत होने लगा। ये देखकर डैनियल के मुंह से अचरज भरी चीख निकली। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। वह लड़की, इतने कम समय में उसकी शक्तियां आसमान छूने लगीं। अध्याय 254, एम्परर प्रोजेक्ट यूनिट 01। हिमप्रेतों का झुंड उन्माद में आ गया, जबकि एक विशाल काला कीड़ा पागलों की तरह जमीन में धंसने लगा। उसका खुला हुआ, पहाड़ जैसा विशाल शरीर अब सारी गोलाबारी का केंद्र बन गया था, जिससे हर तरफ मांस और खून के लोथड़े बरसने लगे। लेकिन इस निरंतर भारी गोलाबारी के बावजूद वह दैत्य अक्षुण्ण रहा। उसके काले मांस पर खरोंच तक नहीं आई और बड़े बड़े विस्फोट उसके शरीर पर केवल छोटी चिंगारियों की तरह लग रहे थे। हर कोई सदमे में देखता रह गया जब वह जीव जमीन को हिलाता हुआ भूमिगत गायब हो गया। बर्फ और धूल का गुबार उठा और मकालू पर्वत की बर्फानी घाटी के किनारे विशाल हिमखंड रहने लगे। की के मानसिक हमले ने तुरंत सबका ध्यान खींचा था, जिससे भारी गोलाबारी की एक लहर शुरू हो गई जिसने बर्फ से निकल रहे हिमप्रेतों को वहीं दबा दिया। सामने की बर्फ की परतें फटने से राक्षसों के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची। जैसे ही वे सतह पर आते, उच्च शक्ति वाले धातु के प्रोजेक्टाइल्स उन्हें छलनी कर देते। चट्टानी इलाका स्वाभाविक रूप से संकरा था, जिससे रक्षा पंक्ति को थामे रखना आसान हो गया। काइनेटिक ऊर्जा हथियारों की बौछार के नीचे राक्षस अराजकता में ढेर हो गए और आगे बढ़ने में असमर्थ रहे। उनके ऊपर पंखों वाले दैत्य बर्फीले तूफान के बीच झपटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्रैगन माउंटेन 1 के प्राथमिक हथियार स्टेशन की विमान भेदी तोपें गरज उठीं। आसमान विस्फोटों से भर गया और पूरी घाटी कड़वे धुएं से भर गई। धमाका, जमीन हिली। भूमिगत काला कीड़ा फिर से हलचल कर रहा था। बर्फ को कांपते देख डैनियल का चेहरा काला पड़ गया। उसने एक तरफ थूका और पीछे लगे कैंप की ओर मुड़ा। कैप्टन यू, वह चीज फिर से ऊपर आ रही है, मशीन चालू रखो। खून। वो कुछ ही क्षणों बाद विशाल मेचा से एक गरजती हुई आवाज निकली, जिसने तूफानी हवा को हिलाकर रख दिया। एक परमाणु संचालित टरबाइन इंजन अचानक प्रज्वलित हुआ, जिससे एक उच्च स्वर की गूंज निकली जो पास खड़े हर व्यक्ति की हड्डियों तक को कपा गई। क बूम। हिमप्रेतों का झुंड तुरंत तितर बितर हो गया। यहाँ तक कि भूमिगत कंपन भी अनियमित हो गया, जिससे बर्फ का मैदान समुद्र की तरह लहरें मारने लगा। कुछ ही पलों में कंपन दूर कहीं गायब हो गया। इंजन की दहाड़ ने शायद उस झुंड को खदेड़ दिया था। बड़ी संख्या में हिमप्रेत और 4 पैरों वाले बर्फीले जानवर तूफान में दुबक गए और फायरिंग रेंज से ओझल हो गए। फायरिंग रोको, गोला बारूद बचाओ, रास्ता बनाओ, उन्हें अंदर आने दो। राक्षसों के पीछे हटने के साथ ही रक्षा पंक्ति पर चल रहा आग का तूफान थम गया। सामने की कतारों में एक भारी बख्तरबंद ट्रक आगे बढ़ा और घेरे के बीच एक जगह बनाई। राघव ने तुरंत अपना पोलर व्हीकल अंदर ले लिया, जहां उसने देखा कि कई वाहन पहले से खड़े थे, जिनमें से कुछ पर फीनिक्स के निशान थे। यह एक अस्थायी शिविर था। वो परमाणु संचालित टरबाइन इंजन धीरे धीरे बंद हो गया। उसकी अंतिम गूंज ठंडी हवा में किसी मरते हुए जीव की कराह की तरह गूंजी। राघव और की ने सहज रूप से ऊपर देखा। एक विशालकाय मानव रूपी मेचा जमीन पर एक हाथ टिकाए खड़ा था। उसकी निगाहें उन पर टिकी थीं। भले ही उसका केवल आधा शरीर ही बाहर था, फिर भी वह मशीन 30 मीटर से अधिक ऊंची थी, 10 मंजिला इमारत जितनी। वह मेचा घाटी में घुटने के बल बैठा था। उसकी एक विशाल मुट्ठी चट्टान पर टिकी थी। उसकी कभी बेदाग रही गहरे नीले रंग की परत अब युद्ध के घावों से भरी थी। उसके सीने पर एक विशाल परमाणु टरबाइन कोर अभी भी धीमी नारंगी रोशनी के साथ चमक रहा था, लेकिन उसका बायां हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। एक गहरे घाव से षटकोणीय हाइड्रोलिक पाइप दिख रहे थे, जो किसी फटे हुए मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रहे थे। पाइपों से सुनहरा कूलेंट टपक रहा था, जिससे मीटर लंबे बर्फ के लटकन बन गए थे। राघव की आंखें फड़कने लगीं। हे भगवान, फीनिक्स ने वाकई इतनी भयानक चीज बनाई है।
इस फौलादी दैत्य को देखकर उसका मैकेनिकल हार्ट लगभग अपने आप सक्रिय हो गया। जैसे ही लड़ाई समाप्त हुई, रक्षा पंक्ति को तेजी से पुनर्गठित किया गया। उसी समय लोगों का एक समूह राघव के वाहन की ओर दौड़ा। डैनियल सबसे आगे था और जब उसने राघव और अनुष्का को बाहर निकलते देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य और राहत दोनों थे। जब हमें सिग्नल मिला तो मुझे लगा कि फीनिक्स की कुमक आई है। तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? जाहिर है हम तुम्हें ढूंढने आए थे, अनुष्का ने उत्तर दिया। उसकी नज़र डैनियल के पीछे खड़े बचे हुए लोगों पर गई। उसने माथे पर बल डाला। लानत है, मुझे लगा था कि तुम सब मर चुके हो। तुम सब यहाँ कैसे फंस गए? ओह अनुष्का दीदी, डैनियल के पीछे खड़े एक मोटे आदमी ने, जिसे फैट कैट कहा जाता था, हैरानी से कहा। रुको, तुम लोग सिर्फ इतने ही हो? क्या तुम अछनेरा से नहीं आ रहे थे? फीनिक्स की बैकअप टीम कहाँ है? हाँ, क्या सिर्फ तुम ही लोग हो? बुबई, रुबीना, हमारी मुख्य सेना कहाँ है? वे अभी भी वहीं हैं जहाँ हमने उन्हें छोड़ा था। अनुष्का ने आह भरी, फिर डैनियल की ओर मुड़ी। ड्रैगन माउंटेन 1 तूफान में फंस गया था। ऊपर से हम राक्षसों के झुंड से टकरा गए। हमारा नंबर 3 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव खराब हो गया, इसलिए हम 2 दिनों तक बर्फ में फंसे रहे। फिर हम राघव और उसकी इन्फिनिट ट्रेन से मिले। उसने लोकोमोटिव की मरम्मत में हमारी मदद की। अछनेरा जाने से पहले हम तुम लोगों का हाल जानना चाहते थे। उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ फंसे होगे। फंसे हुए, डैनियल ने निराशा में अपनी जांघ थपथपाए। कमबख्त, अब हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। फीनिक्स की मदद के बिना हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। राघव ने चारों ओर देखा। डैनियल के समूह के अलावा वहाँ कम से कम 4-5 अन्य काफिले थे, जिनमें कुल मिलाकर 200 से अधिक लोग थे। ऐसा लग रहा था कि वे सभी यहाँ अटक गए थे। भाई डैनियल, मामला क्या है? राघव ने पूछा। डैनियल ने अपनी भौहें सिकुड़ी और आह भरी। राघव भाई, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन हमने तुम्हें एक और मुसीबत में घसीट लिया है। हम यहाँ 2 दिनों से फंसे हुए हैं। हमने पहले ही बहुत से लोगों को खो दिया है। अगर फीनिक्स की मदद नहीं आई तो हम सब खत्म हैं। दीदी अनुष्का, कैप्टन राघव, फैट कैट ने समझाया। हमने एक डिस्ट्रेस सिग्नल का जवाब दिया था, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यह एक नर्क जैसा नज़ारा था। जाहिर तौर पर फीनिक्स यहाँ इस विशाल मेचा का गुप्त परीक्षण कर रहा था। लेकिन कुछ बहुत बुरा हुआ। उनकी पूरी सशस्त्र पलटन और परिवहन टीम खत्म हो गई। जब तक हम पहुँचे, भाई हिमेश और उनकी टीम पहले ही पूरी रात लड़ चुकी थी। ये जगह एक मौत का जाल है। एक बार आप अंदर आ गए तो बाहर नहीं जा सकते। राघव का चेहरा गंभीर हो गया। तो तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हें बचाने आए थे, लेकिन अब हमें खुद बचाने वाले की ज़रूरत है? सब चुप हो गए। स्थिति उम्मीद से कहीं ज़्यादा खराब थी। अनुष्का राघव की ओर मुड़ी। उसकी आवाज़ में गंभीरता थी। हमारे पास केवल 3 घंटे हैं। दोनों ट्रेनों को अभी भी निकलना है। फैट कैट ने आह भरी। हमें सच में लगा था कि तुम अपने साथ फीनिक्स की सेना ला रहे हो। की अचानक बोल उठी। तो क्यों ना हम ध्यान भटकाने की कोशिश करें? एक वाहन को कीड़े को लुभाने के लिए भेजें और बाकी सब भाग निकलें। डैनियल करा उठा। हमने कोशिश की, ये काम नहीं करता। वे जीव हमें सूंघ सकते हैं। राघव की भौहें तन गईं। उद्धरण चिन्ह ... सूंघ। राघव तुरंत समझ गया। डार्क मार्क, अंधेरा निशान। बर्फ में छिपे राक्षस दिन के उजाले में भी चिन्हित शिकार का पीछा कर सकते थे। इसका मतलब था कि वह और की दोनों पहले से ही एक उच्च स्तरीय निशान के साथ टैग किए जा चुके थे, और उस विशाल काले जीव ने शायद यहाँ के हर व्यक्ति को चिन्हित कर रखा था। ये सही नहीं हो सकता। की ने विरोध किया। हम अभी उस चीज से मिले थे और उसने मुझे डरा दिया था। रुको, सच में? राजू ने संदेह से देखते हुए अपनी भौहें चढ़ाईं। तुम्हारी 2 गाड़ियां उस राक्षस के जबड़े से कैसे बच निकलीं? की ने कंधे उचकाए। हम बस भाग आए, अनुष्का ने जोड़ा। बहुत करीबी मामला था। अगर राघव और उसकी टीम नहीं आती तो हम नहीं बच पाते। लेकिन अगर हम अब वापस भागने की कोशिश करते हैं तो हम निश्चित रूप से उसका पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। और बुरा ये होगा कि हम उसे सीधे ट्रेन तक ले जाएंगे, जो एक आपदा होगी। बिल्कुल, राघव ने सिर हिलाया। अब ये केवल भागने के बारे में नहीं था। अगर वे उस भूमिगत कीड़े से पीछा नहीं छुड़ा सके या उसे मार नहीं सके तो वह इन्फिनिट ट्रेन को भी पलट सकता था। वह इस मुसीबत को अपने साथ वापस नहीं ले जा सकता था। लगता है हमें किसी और योजना की ज़रूरत है। एकमात्र योजना अछनेरा से फीनिक्स की मदद का इंतजार करना है। डैनियल ने अपने पीछे खड़े विशाल मेचा की ओर इशारा किया। या प्रार्थना करो कि इस चीज़ में आखिरी चिंगारी बची हो हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वह मेचा पूरी तरह से बेकार है? अनुष्का ने पूछा। ये काफ़ी समय से बंद पड़ा है, फैट कैट ने उत्तर दिया। कैप्टन यू ने इसे सिर्फ दिखावे के लिए चालू किया था ताकि कीड़े को डराया जा सके। लेकिन हकीकत में
यह अब खड़ा भी नहीं हो सकता। एक सेकंड रुको। डैनियल अचानक उत्साहित होकर राघव की ओर मुड़ा। लानत है, मैं कैसे भूल गया। राघव, तुम्हारे पास मैकेनिकल शक्ति है। उसने अपना माथा पीटा और फिर राघव का कंधा पकड़ लिया। चलो, मैं तुम्हें कैप्टन यू से मिलवाता हूँ, वही एम्परर प्रोजेक्ट की इंचार्ज हैं। वह निश्चित रूप से तुम में दिलचस्पी लेंगी। राघव ने उसे तुरंत रोक दिया। भाई डैनियल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ? तुम मुझे ज़रूरत से ज़्यादा समझ रहे हो। रुको, क्या तुम मैकेनिक टाइप एबिलिटी यूज़र नहीं हो? डैनियल भ्रमित लग रहा था। वह है, लेकिन कोई मैकेनिकल भगवान नहीं, कीकी ने बीच में कहा। वह चीज़ हज़ारों टन की है, यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम रातों रात ठीक कर दोगे। राघव ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास मैकेनिकल शक्तियाँ हैं, लेकिन मुझे पहले इसकी जांच करनी होगी। अरे, कोई बात नहीं। डैनियल ने हाथ हिलाया। वैसे भी हम यहाँ फंसे हुए हैं, और मैंने कैप्टन यू से पहले ही तुम्हारा जिक्र किया है। शायद हम साथ मिलकर कोई और योजना सोच सकें। फिर डैनियल राजू की ओर मुड़ा। राजू, मैं राघव को कैप्टन यू से मिलवाने ले जा रहा हूँ। तुम आ रहे हो? मैं नहीं आऊँगा टिल्डर। राजू की निगाहें राघव पर टिकी रहीं, फिर उसने उपहास किया। मुझे वह महिला पसंद नहीं है, बर्फ की तरह ठंडी। मैं यहीं रहूंगा और नज़र रखूंगा कि कहीं हिमप्रेत वापस न आ जाएं। हाँ, अच्छी बात, देखो, कम से कम अब हमारे पक्ष में और भी एबिलिटी यूज़र हैं। डैनियल ने मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। वह मानसिक शक्ति वाली लड़की, हम सब ने देखा कि वह कितनी शक्तिशाली थी। उसके और राघव के साथ हम वास्तव में यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। कीकी का प्रदर्शन चौंकाने वाला था। यहाँ करीब 1 दर्जन एबिलिटी यूज़र थे, सभी मजबूत थे, लेकिन कीकी और बुबई के पास बड़े क्षेत्र में नुकसान पहुँचाने की क्षमता थी। अकेले इस बात ने जीवित बचे लोगों के मनोबल को काफ़ी बढ़ा दिया। इसके साथ ही काफिले के सदस्य गर्म होने के लिए अपने वाहनों में लौट आए। सुरक्षा घेरे में 2 परमाणु संचालित जनरेटर थे, जो सभी के लिए पर्याप्त गर्मी सुनिश्चित कर रहे थे। एम्परर प्रोजेक्ट। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, राघव बोला, एक बात मुझे परेशान कर रही है। एम्परर प्रोजेक्ट फीनिक्स का हिस्सा है ना? तो वे अछनेरा से मदद क्यों मांग रहे हैं? डैनियल ने इसे नज़रअंदाज किया। मैंने इसके बारे में पूछा था। यह मिशन क्लासिफाइड गोपनीय है। उन्होंने इसे अपने ही लोगों से भी गुप्त रखा। नहीं, डैनियल का स्वर गंभीर हो गया। मेरा अंदाज़ा, कुछ गलत हुआ। यहाँ जो कुछ भी हुआ, वह योजना का हिस्सा नहीं था। 7 काफिले यहाँ मदद के लिए आए थे, और अब हम सब फंस गए हैं। इतने सारे हताहत। कीकी ने माथे पर बल डाला। ये निश्चित रूप से एक एस क्लास ईरी एंटिटी होनी चाहिए, जैसे वह काला कीड़ा। डैनियल ने अपना सिर हिलाया। वह कीड़ा एस क्लास नहीं है। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। तो परमा ग्रासलैंड्स में रिपोर्ट किया गया एस क्लास राक्षस कुछ और है। बिल्कुल, फौलादी टाइटन कड़कते बर्फीले तूफान के नीचे भारी बख्तरबंद सैनिक शिविर के चारों ओर काम कर रहे थे। राघव ने चारों ओर देखा, केवल 20 सैनिक बचे थे। जैसे ही वे मेचा के पास पहुंचे, तूफान का असर कम हो गया। टरबाइन से निकलने वाली गर्मी अभी भी गर्माहट दे रही थी। उस विशाल मशीन के नीचे खड़े राघव और कीकी को पहाड़ के नीचे चींटियों जैसा महसूस हुआ। डैनियल ने उनके विस्मय से भरे चेहरे देखे और मुस्कुराया। डरावना है ना? पहली बार जब मैंने इसे देखा तो लगभग मेरी पैंट गीली हो गई थी। अगर हम ऐसे और बना सकें तो हमारे पास राक्षसों के खिलाफ वास्तविक मौका होगा। हालांकि कीकी स्पष्ट थी, लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि प्रोजेक्ट पहले ही विफल हो चुका है? फीनिक्स का एक सुपर हथियार अपने पहले ही मिशन पर नष्ट हो गया। यह उम्मीद नहीं, बल्कि निराशा थी। राघव ने माथे पर बल डाला। उन्होंने इसे एस क्लास प्राणियों से लड़ने के लिए बनाया था, या पाताल में घुसने के लिए? अगर ये परिणाम है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा? डैनियल ने लंबी सांस छोड़ी। मुझे नहीं पता, लेकिन इसने एक काले कीड़े को मार गिराया, वह कोई छोटी बात नहीं है। राघव ने नुकसान की जांच की। इस चीज़ ने किसी और से भी लड़ाई की है। कीकी ने ऊपर देखा। इसका नाम क्या है? डैनियल का चेहरा गंभीर हो गया। एम्परर प्रोजेक्ट यूनिट 01। अध्याय 255। तुम्हें कैसे पता चला? फीनिक्स के अस्थायी आधार के तंबू टैंक के बाहर राघव और कीकी डैनियल के पीछे पीछे चल रहे थे। यह क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भरा था, जिसमें तंबू से विभिन्न उपकरणों तक मोटे केबल जा रहे थे, जो फिर कई पतली लाइनों में विभाजित होकर चट्टान के किनारे खड़े विशाल प्रोटोटाइप यूनिट 01 से जुड़ रहे थे। अभी भी डायग्नोस्टिक्स चल रहे हैं? राघव ने पास पहुंचते हुए पूछा। डैनियल ने सिर हिलाया। मैं कहूंगा कि इसके अधिकांश कार्य चालू हैं। उदाहरण के लिए, मेचा का पावर कोर सुरक्षित है, तुमने इसे पहले सक्रिय होते देखा ही था। हमने वह केवल राक्षसों के झुंड को डराने के लिए किया था।
ये तरकीब हमेशा काम नहीं आएगी, कीकी ने दो टूक कहा। विचित्र प्राणी अत्यधिक आक्रामक होते हैं। रात होने तक शायद ये काम नहीं करेगा। डैनियल ने एक गहरी सांस छोड़ी। तुम सही कह रही हो। कल रात हम सब कुछ खोने के बेहद करीब थे। यूनिट 01 का परमाणु टरबाइन इंजन पूरी रात चला और हमने मुश्किल से मोर्चा संभाला। इस गति से हमारा गोला बारूद भंडार रात भर भी नहीं टिक पाएगा। वह एक फीकी मुस्कान के साथ राघव की ओर मुड़ा। भाई राघव, किस्मत हमें बार बार साथ ला रही है। हर बार जब हम मिलते हैं तो वह मौत की कगार ही होती है। राघव उदासीन बना रहा। हम जैसे जीवित बचे लोगों के लिए हर दिन जीवन मरण का क्षण होता है। यह कोई नई बात नहीं है, पर हाँ, लगता है हमारा भाग्य जुड़ा है। हा 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 हा। डैनियल जोर से हंसा। उसने राघव को एक गहरा, सार्थक अर्थपूर्ण लुक दिया। लेकिन तुम्हें पता है क्या, जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा मुझे यह एहसास हो गया कि हम आज रात नहीं मरने वाले। राघव अवाक रह गया। यह आदमी मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है, जैसे मैं कोई मसीहा हूं। अप्रत्याशित कुमुक। कैप्टन डैनियल। स्टारफ्लीट के वरिष्ठ अधिकारी की वर्दी और पावर्ड आर्मर पहने एक व्यक्ति उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसके पीछे बर्फ से लथपथ सैनिकों का एक समूह था। राक्षसों के झुंड ने फिर हमला किया। अभी तो केवल 3 घंटे हुए थे। अरे कमांडर पलाश, डैनियल ने उसका अभिवादन किया। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। चिंता मत करो, हमने इस बार मोर्चा संभाल लिया, कोई हताहत नहीं हुआ। कमांडर पलाश एम्परर प्रोजेक्ट के सशस्त्र एस्कॉर्ट का नेता था। 2 घंटे पहले वह भागने के रास्तों की तलाश में एक दस्ते को बर्फ की घाटी में ले गया था। लेकिन बिना किसी चेतावनी के स्नो रेत के झुंड ने अपने हमले का अंतराल फिर से कम कर दिया था। पलाश ने सुरक्षा घेरे का निरीक्षण किया, फिर राहत की सांस ली। लानत है, हम भाग्यशाली हैं। कैप्टन डैनियल, अगर तुम यहाँ न होते तो ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। अरे छोड़ो, औपचारिकता की जरूरत नहीं है। डैनियल ने हाथ हिलाया। तुम्हारी यूनिट को पहले ही भारी नुकसान हो चुका है। हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए थे। पलाश ने सिर हिलाया, लेकिन जल्दी ही उसकी नज़र 2 अपरिचित चेहरों पर पड़ी। उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठीं। क्या तुम अछनेरा से आई कुमुक हो? हम अछनेरा से नहीं हैं, राघव ने स्पष्ट कहा। डैनियल ने अजीब तरह से अपना गला साफ किया। ये दोनों मेरे पुराने दोस्त हैं। वे मदद के लिए आए हैं। पलाश का उत्साह ठंडा पड़ गया। राघव और कीकी की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी। अच्छा, फिर भी मैं सराहना करता हूं कि आपने हमारा समर्थन करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। लेकिन अब आप भी हमारे साथ यहाँ फंस गए हैं। मुझे खेद है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, राघव ने उत्तर दिया। हम सब इसमें एक साथ हैं, बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। बिल्कुल, कीकी ने जोड़ा। कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि चीज़ें इस तरह बदल जाएंगी। डैनियल ने ताली बजाई। यही जज्बा चाहिए। और सुनो, राघव और कीकी शक्तिशाली एबिलिटी यूज़र हैं। इसका मतलब है कि अब हमारे पास और विकल्प हैं। वैसे स्क्वाड लीडर प्रसेनजीत कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बेहतरीन प्रतिभाओं का परिचय कराना है। एबिलिटी यूज़र, पलाश ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। ये की एक मानसिक शक्ति यूज़र है। वह उड़ सकती है और उसके पास गजब की टेलीकाइनेटिक ताकत है। वह 10 भारी तोपों के बराबर है। डैनियल ने राघव की ओर इशारा करते हुए जारी रखा। और मेरा भाई राघव यहाँ। मैकेनिकल एबिलिटी यूज़र, वह मशीनों की मरम्मत कर सकता है। ये कितना अद्भुत है। अगर तुम्हारे एम्परर प्रोजेक्ट को किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत है तो शायद वह उस बड़े आदमी मेचा को भी ठीक कर सके। फिर हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। पलाश की आंखें सदमे से फटी रह गईं। मैकेनिकल एबिलिटी, ये पहली बार था जब उसने ऐसा सुना था। हालांकि राघव ने उसे तुरंत बीच में ही रोक दिया। रुको डैनियल भाई, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इतनी बड़ी मशीन को निश्चित रूप से ठीक कर सकता हूँ। मुझे पहले इसका निरीक्षण करना होगा। राघव की यथार्थवादी प्रतिक्रिया ने पलाश को होश में ला दिया। उसकी क्षणिक आशा फिर से धुंधली हो गई। प्रसेनजीत निकासी योजना बनाने और यूनिट 01 के कुछ सबसिस्टम को बहाल करने की कोशिश में व्यस्त हैं। मैं सूर्यास्त से पहले एक और टीम को घाटी में ले जाने की योजना बना रहा था ताकि। अरे रुको, डैनियल ने बीच में टोका। क्या मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया? राघव एक मैकेनिकल एबिलिटी यूज़र है। अगर तुम्हें मरम्मत की ज़रूरत है तो वह मदद कर सकता है। राघव पलाश की ओर मुड़ा और तुरंत उसकी झिझक समझ गया। क्या ये गोपनीयता के मुद्दों के कारण है? लेकिन पलाश के अगले शब्दों ने राघव को एहसास कराया कि गोपनीयता असली मुद्दा नहीं था। यह उसका एक हिस्सा है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि शायद वे आपसे ठीक से बात भी न करें। फीनिक्स ने इस प्रोजेक्ट को इसलिए स्थापित किया क्योंकि कुछ लोग दृढ़ता से मानते हैं कि मानवता का अस्तित्व तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है, शक्तियों पर नहीं। क्या सच में? की दंग रह गई।
पलाश ने समझाया, एम्परर प्रोजेक्ट मेचा और सैन्य स्तर के हथियारों पर केंद्रित है। जब तक कि यह जीवन मरण की आपात स्थिति न हो, वे आप जैसे बाहरी व्यक्ति को अपने शोध के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। डैनियल ने उपहास किया, तो फिर इसे भाड़ में जाने दो, यह एक जीवन मरण की आपात स्थिति ही है। पलाश हिचकिचाया, फिर अंततः मान गया। ठीक है, मैं तुम्हें स्क्वाड लीडर प्रसेनजीत से मिलवाने ले जाऊंगा, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं देता। तकनीकी कमान केंद्र। वे कमान टेंट के अंदर दाखिल हुए। बीच के हिस्से में एक गोलाकार आधार वाला धातु का ऑपरेटिंग केबिन था। मकड़ी के जाल की तरह अनगिनत पाइपलाइनें एक विशेष कंट्रोल आर्मर पहने व्यक्ति से जुड़ी हुई थीं। पूरी तरह से सहानुभूतिपूर्ण न्यूरॉन इंटरैक्शन सिस्टम। ये बहुत कूल लग रहा है, कीकी खुद को रोक नहीं सकी। राघव ने सिर हिलाया, इतना बड़ा मेचा और एक मानव रूपी हथियार, मानव तंत्रिका संवेदी वास्तव में सबसे अच्छा समाधान है। पलाश ने आश्चर्य से उन दोनों की ओर देखा, लगता है कि आप वास्तव में जानकार हैं। एक पल रुकिए, मैं टीम लीडर प्रसेनजीत को बुलाता हूँ। पलाश आगे बढ़ा और ऑपरेटिंग केबिन के बगल में एक युवक से बात की। उस युवक का चेहरा कोमल था और उसने सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। ये टीम लीडर प्रसेनजीत अस्थायी प्रभारी हैं। वह एक सूखे हुए पड़ाकू हैं, डैनियल ने अचानक राघव और कीकी के कान में फुसफुसाते हुए कहा। नमस्ते प्रसेनजीत, सोने के फ्रेम वाले चश्मे वाले आदमी ने आगे आकर ठंडे चेहरे के साथ अपना हाथ बढ़ाया। राघव, कीकी। राघव ने अपना परिचय दिया। प्रसेनजीत ने उनकी ओर देखा। मैंने सुना है कि आप एक मैकेनिकल सुपर पावर वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी शक्ति की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। मेरी शक्ति मशीनरी की मरम्मत और निर्माण कर सकती है। राघव ने अपना हाथ उठाया। क्षण भर में एक प्रकाश स्क्रीन प्रकट हुई। अनगिनत कच्चा माल उभरा और तेजी से जुड़ने लगा। कुछ ही पलों में एक सटीक इंजीनियर्ड लघु ड्रोन उसकी हथेली के ऊपर मंडराने लगा। प्रसेनजीत सहित पूरी एम्परर प्रोजेक्ट शोध टीम घोर सदमे में देखती रह गई। फिर उसने सहजता से ड्रोन को पकड़ा, उसके रोटर्स में से एक को तोड़ दिया और मैकेनिकल रिपेयर को सक्रिय किया। टिमटिमाती रोशनी के नीचे टूटा हुआ रोटर सहजता से फिर से बन गया। प्रसेनजीत ने सहज रूप से अपना चश्मा ठीक किया। क्या आप कुछ बड़ा बना सकते हैं? इस पुर्जे को फेज कंडक्शन प्रिज्म कहा जाता है। प्रत्येक इकाई का वजन 12 टन है। राघव ने माथे पर बल डाला। अगर मेरे पास ब्लूप्रिंट है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इतना विशाल, कम से कम 8 घंटे लगेंगे। प्रसेनजीत का चेहरा काला पड़ गया। उसने आह भरी। आपकी क्षमता उल्लेखनीय है, लेकिन इन परिस्थितियों में ये हमारी मूल समस्या का समाधान नहीं करती। यूनिट 01 बहुत विशाल है। तार्किक रूप से यह आपकी क्षमताओं से परे होना चाहिए। उसने फिर से अपना चश्मा ठीक किया। उसने कहा, कुछ प्रमुख घटक हैं जिनमें आप मदद कर सकते हैं। दृष्टिकोणों का टकराव। कीकी पहले से ही चिड़ी हुई थी। ठीक है, बहुत हुआ। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि इस कमबख्त मेचा में वास्तव में क्या खराबी है। क्या टूटा है? प्रसेनजीत रुका। क्षमा करें, लेकिन चूंकि आप सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण सबसे सरल हिस्सा भी नहीं बना सकते, इसलिए मैं बाकी का खुलासा नहीं करूंगा। उसने राघव की ओर देखा। हालांकि अगर हम इससे बच जाते हैं तो मैं आपकी जानकारी सबमिट करूंगा। एम्परर प्रोजेक्ट विनिर्माण उद्देश्यों के लिए आपकी क्षमता में रुचि ले सकता है। हमारे उत्पादन कारखाने एक सुरक्षित वातावरण में स्थित हैं। इसके अलावा मुआवजा भी बुरा नहीं है। राघव जम गया। क्या उन्होंने अभी अभी मुझे एक मानव 3D प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया है? कीकी ने बीच में टोका। ओह ओह, रुकिए, आप गंभीरता से रहस्य रख रहे हैं। इसमें बड़ी बात क्या है? ये सिर्फ एक यूनिफाइड स्टेट न्यूरोनल इंटरफेस सिस्टम है। मेचा 90-115 मीटर लंबा है, डुअल कोर फ्यूजन टरबाइन द्वारा संचालित है। इसमें 2 पायलट तंत्रिका सिंक्रोनाइजेशन का उपयोग होता है और इसमें एक कस्टम निर्मित क्वांटम एआई कोर है। हर शब्द के साथ इंजीनियरों के चेहरे काले पड़ते गए। प्रसेनजीत की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। तुम्हें ये सब कैसे पता? कीकी जम गई। धत, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं सैन्य और तकनीकी मंचों पर बहुत समय बिताती थी। एस पायलट से मुलाकात। ठीक उसी समय क्लिक। हिस। न्यूरल इंटरफेस पॉड के अंदर का पायलट बाहर निकल गया। छलावरण वाली बनियान पहने एक लंबा मांसल व्यक्ति नीचे उतरा। ये दोनों कौन हैं? उसने रूखेपन से पूछा। एक मैकेनिकल एबिलिटी यूजर, प्रसेनजीत ने उत्तर दिया। मरम्मत में मदद कर सकता है। उस आदमी ने उन पर एक नज़र तक नहीं डाली। उन्हें कहीं और भेज दो, मुझे ध्यान भटकाने वाली चीज़ें नहीं चाहिए। फिर बिना एक शब्द कहे वह चला गया। कीकी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कितना बदतमीज आदमी है। डैनियल ने माथे पर बल डाला। वह कौन है? पलाश ने आह भरी। उसका नाम पोल्टू है। वह और उसका भाई लालटू स्टारफ्लीट के पूर्व एस फाइटर पायलट हैं। अब वे 5वीं श्रेणी के यूनिफाइड मेचा पायलट हैं। और हाँ,
वह हमेशा से ही एक अहंकारी कमीना रहा है। अध्याय 256 हिमपात की आवृत्ति। उसका भाई, वह कहाँ है? पलाश ने अपने पीछे बर्फ की घाटी की ओर देखा। आखिरी दिन हमें कवर देते समय वह वहीं मारा गया। यूनिट 01 के सिर पर नैनो सिरेमिक व्यूपोर्ट में वह दरार देख रहे हो। उसके भाई लालटू को एक विचित्र प्राणी ने एक ही झटके में बाहर खींच लिया था। अंत में पोल्टू ही अकेला था जिसने इस मेचा को चलाया और हम सब की जान बचाई। इतना कहकर उसने राघव की ओर एक अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। उस व्यक्ति का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है, वह विशेष रूप से एबिलिटी यूजर्स शक्ति संपन्न लोगों से नफरत करता है। मैंने सुना है कि सर्वनाश दिवस के बाद उसके पूरे परिवार को एबिलिटी यूजर्स के एक डकैत काफिले ने मार डाला था। अब उसका भाई भी चला गया, ऊपर से यूनिट 01 के न्यूरल रेजोनेंस सिस्टम से सीधे जुड़े होने के कारण मानसिक तनाव ने उसे गहरा मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाया है। इसलिए उसकी बातों को दिल पर न लें। उसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। राघव एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने आह भरी। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है कैप्टन पलाश। हम वास्तव में अभी तक कुछ खास मदद नहीं कर पाए हैं। अकेले न्यूरल रेजोनेंस के साथ मेचा चलाना। की चौंक गई और वह जीवित बच गया। शायद उसकी किस्मत बहुत तेज है। पलाश ने सिर हिलाया। की उसकी ओर मुड़ी। वैसे क्या आपने नहीं कहा था कि कैप्टन यू की टीम के पास बाहर निकलने की कोई योजना है? वह क्या है? ठीक उसी समय डैनियल बोल पड़ा। लगता है कि वे इस मेचा के जरिए किसी प्रकार का संकेत भेजने की योजना बना रहे हैं ताकि राक्षसों को आकर्षित किया जा सके। फिर वे इसे आत्मघाती विस्फोट से उड़ा देना चाहते हैं ताकि देखा जा सके कि क्या वह उस काले कीड़े को खत्म कर सकता है जिससे हमें भागने का मौका मिल सके। क्वांटम डॉट नैनो क्लस्टर्स, पलाश ने जोड़ा। यूनिट 01 मूल रूप से इसी का प्रयोग कर रहा था। यह मेरे समझने के लिए बहुत जटिल है, लेकिन एक और योजना है, पलाश ने जारी रखा। पोल्टू ने इसका सुझाव दिया है। वह और उसका भाई दोनों लेवल 5 के यूनिफाइड कंट्रोल पायलट थे। अब जबकि उसका भाई चला गया है, टीम में अभी भी एक लेवल 3 पायलट है। पोल्टू उस व्यक्ति को साथ लेकर यूनिट 01 को जबरन फिर से चालू करना चाहता है ताकि हम सबके लिए रास्ता साफ किया जा सके। राघव ने सिर हिलाया। केवल बचाव के भरोसे रहना काम नहीं करेगा। ये घाटी विचित्र प्राणियों से भरी पड़ी है। डैनियल ने एक लंबी आह भरी और अंतहीन बर्फीले तूफान की ओर ऊपर देखा। लानत है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आता। राघव ने उसे देखा। तुम चाहे कुछ भी हो जाए, आते ही। तुम उस तरह के आदमी नहीं हो जो पत्थर दिल हो सके। बिल्कुल, की ने मुस्कुराते हुए कहा। डैनियल, मान लो तुम एक अच्छे इंसान हो। मशीन का हृदय। राघव की को उस विशाल मेचा की ओर ले गया। जैसे ही वे यूनिट 01 के हाथ के पास पहुंचे, की ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके एक बड़ा ऊर्जा गुंबद बनाया जिससे वे बर्फ से सुरक्षित हो गए। मानवता के लिए इस स्तर का हथियार बनाना। राघव ने मेचा की ठंडी बख्तरबंद उंगली पर अपना हाथ रखते हुए फुसफुसाया। उसी क्षण राघव का मैकेनिकल हॉट यांत्रिक हृदय अंततः सक्रिय हो गया। जैसे ही मैकेनिकल हॉट की शक्ति उस फौलादी टाइटन से जुड़ी, मकालू पर्वत की बर्फानी घाटी की गहराइयों में एक अदृश्य कंपन गूंज उठा। राघव ने अपनी संवेदी चेतना को यूनिट 01 के आर पार फैला दिया। उसकी जागरूकता हाई फ्रीक्वेंसी ब्लेड प्लाज्मा कैनन कैपेसिटर से गुजरती हुई अंत में नियोबियम टाइटेनियम सुपरकंडक्टिंग रिएक्टर कोर में समा गई। अपने मन में उसने मेचा का आधिकारिक नाम खोज निकाला, पंगू। हाँ, एक गहरी सांस छोड़ते हुए राघव ने अपनी आंखें खोलीं। की उसे देख रही थी। कैसा है? मुख्य संरचना सुरक्षित है, राघव ने गंभीरता से उत्तर दिया। लेकिन व्यूपोर्ट में उस दरार ने प्राथमिक नियंत्रण प्रणाली को नुकसान पहुंचाया होगा। हो सकता है एआई बंद हो गया हो। रणनीति बैठक। राघव और की कमांड टेंट की ओर चल दिए। अंदर का माहौल काफी तनावपूर्ण था। डैनियल, अनुष्का, राजू, पलाश और 5 अन्य काफिलों के नेता प्रसेनजीत और पोल्टू के चारों ओर जमा थे। दोपहर के 3:20 बज रहे हैं, प्रसेनजीत ने समूह को संबोधित किया। रात होने में हमारे पास लगभग 2 घंटे 40 मिनट हैं। हमें बाहर निकलने की रणनीति की जरूरत है। डैनियल ने तुरंत बीच में टोका। मेरी ट्रेन का कवच सबसे मोटा है। हमें हमले का नेतृत्व करना चाहिए। पहले वास्तविक योजना पर ध्यान दें, राजू ने अपने शानदार मिंक कोट में हाथ बांधते हुए कहा। प्रसेनजीत ने वाहनों को छोड़कर बर्फ की सुरंग के रास्ते चोरी छिपे भागने का सुझाव दिया। पोल्टू ने मेचा को सीधे फिर से चालू करने के लिए चिल्लाया। हालांकि की ने उनके तर्कों को काटना शुरू कर दिया, ये बताते हुए कि विचित्र प्राणी सुरंग के बावजूद उनका पीछा करेंगे। तो क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर योजना है? पोल्टू कड़क कर बोला। बेशक है, की ने लापरवाही से कहा। राघव आगे बढ़ा। समाधान सरल है, हम सब रात होने से पहले एक साथ बाहर निकलेंगे। टेंट में सन्नाटा छा गया। पोल्टू का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया।
बस हमला, यही तुम्हारी योजना है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, राघव ने उत्तर दिया। हिमप्रेत लंबे समय तक सूरज की रोशनी में नहीं रह सकते। शाम के 4 बजे से शाम के 5 बजे के बीच सूरज पश्चिम की ओर झुकेगा और बर्फ का परावर्तन रोशनी को और बढ़ा देगा। वही हमारा अवसर है। ये बकवास है, पोल्टू ने उपहास किया। आसमान काले बादलों से ढका हुआ है, मैं उसे संभाल सकता हूँ, राघव ने बीच में कहा। उसने अचानक ग्रेविटी लेंस को सक्रिय कर दिया, जिससे टैंक के अंदर की रोशनी एक टिमटिमाते भंवर में बदल गई। मैं रोशनी में हेरफेर कर सकता हूँ और उसे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पास अपने बैकअप से संपर्क करने का एक तरीका है। कैसे? प्रसेनजीत अचानक बोला। बर्फीला तूफान सभी सिग्नलों को रोक देता है। राघव ने अपना कम्युनिकेटर निकाला। हे मिस्टर चेन, फायर ब्रो, क्या रास्ता साफ हो गया है? राघव, हम यहाँ पूरी तरह तैयार हैं। चेन सिक्सुआन की आवाज़ शोर के बीच से गूंजी। कमरा शांत हो गया। राघव ने समझाया कि कैसे उसने हर कुछ 100 मीटर पर सिग्नल खंभे छोड़े थे और पनगु के ओवरक्लॉक रिले का उपयोग करके उस दूरी को पार दिया था। डैनियल जोर से हंसा। तुम बहुत चालाक लोमड़ी हो। हा। राजू ने प्रभावित होकर राघव को थम्स अप दिया। वाह यार, तुम तो अलग ही लेवल पर हो। यहाँ तक कि पलाश ने भी राघव को विस्मय से देखा। जो हताशा उन पर हावी थी वह दूर हो गई थी और उसकी जगह एक दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। बाहर मकालू पर्वत की विशाल सफ़ेद रसातल में भूरे रंग के सिग्नल खंभे लगातार टिमटिमा रहे थे। तूफान में उनकी हरी रोशनी किसी धड़कन की तरह धड़क रही थी। अध्याय 257, आग पल्स स्ट्रिंग वाइब्रेटर। खून जमा देने वाले बर्फीले तूफान ने क्षितिज को मटमैली धुंध में बदल दिया था। तापमान पहले ही 0 से नीचे 55 डिग्री तक गिर चुका था। पार्मा घास के मैदानों की उत्तरी रेल लाइन पर आपस में जुड़ी 2 भारी ट्रेनें बर्फीले मैदानों में 2 किलोमीटर लंबे स्टील के ड्रैगन की तरह फैली हुई थीं। भयानक हवा और बर्फ ने बर्फीले लटकन बना दिए थे और ट्रेन के अंदर बाहर के तापमान के अंतर के कारण मजबूत कांच पर पाले की एक मोटी परत जम गई थी। चरमराहट। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 की मध्यवर्ती लिविंग कैरेज रहने वाली बोगी के अंदर एक छोटे लड़के ने हाथ बढ़ाकर खिड़की से पाला साफ किया। गर्म स्थान में रहने के कारण उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था, जिसे उसने कांच से सटाकर बख्तरबंद जाली के बीच से बाहर के विशाल बर्फीले विस्तार को उत्सुकता से देखने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा कुछ देख पाता, एक बड़े व्यक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। यहाँ आओ, अब से बेंग बिंग और शियाओडोंग के साथ सुरक्षा कैबिनेट के अंदर रहो। बिल्कुल पहले की तरह, न रोना है, न चिल्लाना है। तुम अंदर तब तक इंतजार करोगे जब तक कोई बड़ा कैबिनेट नहीं खोलता, समझे तुम? एक दुबली पतली महिला ने, जिसकी पीठ पर एक भारी राइफल थी, लड़के को जल्दी से एक मोटे सूती कोट में लपेटा और उसके हाथों में बिस्कुट का एक पैकेट थमा दिया। जब भूख लगे तो खा लेना। लड़के ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और बोगी के अंदर विशेष रूप से डिजाइन किए गए सुरक्षा कैबिनेट में चला गया। कई बोगियों में ऐसे डिब्बे थे और अधिकतम क्षमता पर वे एक बार में लगभग 10 बच्चों को रख सकते थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, बैंग बैंग बैंग। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 के अंदर पूरी ट्रेन गतिविधियों से गूंज रही थी। लोग तत्परता से इधर उधर जा रहे थे, दबी हुई आवाज में बात कर रहे थे, जबकि उनके हाथ पैर कभी काम करना बंद नहीं कर रहे थे। हर वयस्क के पास बंदूक थी और रसद और गोला बारूद के बक्से ठेलों के जरिए गलियारों में ले जाए जा रहे थे। सभी गैर लड़ाकू कर्मी अपने निर्धारित क्षेत्रों में लौट जाएं। बाकी सभी पूर्ण ट्रेन रक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। प्रत्येक बोगी के कमांडर तेजी से आदेश जारी कर रहे थे। इस तरह का अभ्यास वे रोजाना करते थे, सुरक्षा के समय भी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 अपनी जबरदस्त युद्ध क्षमता और उच्च उत्तरजीविता दर बनाए रख सके। बुजुर्गों और छोटे बच्चों के अलावा हर कोई एक सैनिक था। कार्यों का बंटवारा स्पष्ट था, सहयोग निर्बाध था और कुशल समन्वय के लिए प्रत्येक बोगी का अपना कमांडर था। हर 5 बोगियों के बाद एक हथियार स्टेशन था जो भारी गोलाबारी और आपूर्ति भंडार से सुसज्जित था। लेकिन इस बार पूरी ट्रेन अत्यधिक दबाव में थी। इसका कारण भी था, राघव ने प्रकाश को जो जानकारी भेजी थी, उसके अनुसार वे जल्द ही याजे झील से उलियासती पहाड़ों तक के हिमप्रेतों की पूरी ताकत का सामना करने वाले थे और संभवतः एक भूमिगत विशालकाय राक्षस का भी जो ट्रेन को पलटने में सक्षम था। यहाँ तक कि फीनिक्स की सेना भी लगभग खत्म हो गई थी। ये स्पष्ट था कि आने वाली लड़ाई अस्तित्व के लिए एक हताश संघर्ष होगी। क्या वे सफलतापूर्वक शीदयुवान और राघव की मुख्य सेना के साथ मिल पाएंगे और अंततः जिलान शहर जीवित पहुंच पाएंगे, ये पूरी तरह से उनकी तैयारी पर निर्भर था। खाना पहले ही बांट दो, बाद में खाने का समय नहीं मिलेगा। सभी फ्लेमथ्रोवर और डी आइसिंग एजेंटों को आगे वाली बोगियों में ले जाओ। बोगी संख्या 24 से 46 में हीटिंग 10% बढ़ाएं और गतिविधि क्षेत्रों में पर्याप्त ऑक्सीजन घनत्व सुनिश्चित करें। गोला बारूद का क्या?
प्रकाश, जिसका चेहरा मुस्तैदी से तनावपूर्ण था, अपनी टीम के साथ बोगियों के बीच तेजी से घूम रहा था। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 की हवा आने वाली लड़ाई के बोझ से भारी थी। हमारे भारी गोलाबारी भंडार पर्याप्त हैं, लेकिन अगर ये लड़ाई पूरी रात चली तो हम चरणों में हमला करो, प्रकाश ने चलते चलते आदेश दिया। भारी तोपखाने का उपयोग मुख्य रूप से उच्च स्तरीय विचित्र प्राणियों या बड़े पैमाने के हमलों के खिलाफ करें। बाकी के लिए हम बख्तरबंद सुरक्षा के साथ मुकाबला करेंगे। 6 घंटे तक लगातार फायरिंग करना संभव नहीं है। एबिलिटी यूजर्स और एनहेंसर्स को एक सख्त पैटर्न में बारी बारी से हमला करने की ज़रूरत है। पहले भारी गोलाबारी, फिर जैसे ही दुश्मन करीब आए, एबिलिटी यूजर आमने सामने की लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे। साथ ही सोमन, वांगजोंग, जूंग यू, यूलियानिक सिंह, जू अनरान और मिन मिंग, वे 6 अग्रिम पंक्ति के लड़ाके, सुनिश्चित करें कि उनके पावर्ड सूट की जांच हो गई है और बैकअप बैटरी तैयार रखें। आज रात तूफान तेज है, इसलिए सुनिश्चित करें कि उनके पास छत पर होने वाली लड़ाइयों के लिए अतिरिक्त तापमान नियंत्रण गियर हों। समझ गए, कैप्टन प्रकाश। शी दियुवान और अनुष्का की अनुपस्थिति में प्रकाश ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 का तीसरा प्रभारी था। एक और बात, सभी बोगियों में आग पल्स रेजोनेंस एमिटर्स की जांच करें। रुकिए, प्रकाश अचानक रुका। जल्दी करो, भाईशी ने हमें उन 3 अतिरिक्त आग पल्स रेजोनेंस एमिटर्स को इन्फिनिट ट्रेन में भेजने का निर्देश दिया था। वे बहुत अधिक बिजली की खपत कर सकते हैं, लेकिन वे ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने वाले हिमप्रेतों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी हैं, गोलियों से कहीं बेहतर। इस बीच इन्फिनिट ट्रेन के अंदर बोगी नंबर 12 में पूनम, पावर्ड सूट पहने हुए, रक्षात्मक तैयारियों की निगरानी कर रही थी। अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं। वे शाम के 4 बजे प्रस्थान करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें हम तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा, जिसका मतलब है कि हमारे पास तैयारी के लिए लगभग 1.5 घंटा है। उसने उस लिफ्ट हैच की ओर इशारा किया जो मूल रूप से 1130 CIWS के लिए आरक्षित थी, और राज और चिराग को संबोधित किया। चलो, फायर गॉड मेचा को यहाँ ले आते हैं। इसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम पीछे की सुरक्षा के लिए इसकी गोलाबारी का उपयोग कर सकते हैं। रजिता ने लापरवाही से हाथ हिलाया। इसे हिलाना मुश्किल होगा। हैच बोगी 11 में है, जब तक कि मैं मेचा सक्रिय न करूं, छत पर न चढ़ूं और फिर बोगी 12 में न गिरूं। फायर गॉड मेचा विशाल था, जिससे ट्रेन के अंदर पैंतरेबाजी करना मुश्किल था। बोगियों के बीच के संकरे गलियारों ने सीधे स्थानांतरण को असंभव बना दिया था। काश कृति की यहाँ होती, वह इसे आसानी से संभाल लेती। हम देख लेंगे, पूनम ने उत्तर दिया। रजिता, राघव द्वारा उपयोगिता बोगी में बनाई गई टूल सीढ़ी का उपयोग करो। आज रात तुम बोगी 12 की रखवाली की इंचार्ज होगी। रजिता ने दृढ़ता से सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल शूटर गेम खेलने जैसा, सिवाय इसके कि सैली उसका मेचा के पास कहीं ज्यादा ताकतवर गोलाबारी है। मैं भी यहाँ रहूंगा, सुमी ने पावर्ड सूट पर लगने वाली हुक वाली रस्सी निकालते हुए कहा। ट्रेन के अंदर से शूटिंग करना बहुत सीमित है। यदि आवश्यक हुआ तो मैं छत पर जाने और राज की सहायता के लिए लिफ्ट हैच का उपयोग करूंगा। हम भी मदद करेंगे। चिराग और नीतू ने अपने मोटे ठंडे मौसम के गियर की जिप बंद की। प्रोजेश एक तरफ खड़ा था, उसकी आंखें उत्साह से जल रही थीं। एक असली लड़ाई है ना, मजा आएगा। उसने अपनी गर्दन घुमाई और मुस्कुराया। तूफान के बीच में दंगल, ये दिलचस्प होगा। राज, पूनम की आवाज़ गंभीर हो गई। हमारे और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 के बीच के कनेक्शन पॉइंट पर नज़र रखना। अगर वहाँ कुछ भी होता है तो ट्रेन पटरी से उतर सकती है। पूनम का चेहरा सख्त हो गया। राघव और मैंने इस पर चर्चा की है। मिलने से पहले दोनों ट्रेनों को पहले गति बढ़ानी होगी। हमें गति पकड़नी होगी, कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटा। समय ही सब कुछ होगा। त्राकामार हिमघाटी में यूनिट 01 रक्षा पंक्ति के अंदर राघव का कम्युनिकेटर रुक रुक कर चल रहा था। पूनम की रिपोर्ट सुनते हुए उसने संयत भाव बनाए रखा। आग पल्स रेजोनेंस एमिटर्स, अच्छा है, उन्हें उन 3 बोगियों पर लगाओ। बस याद रखें, पीछे की ओर हमारे ट्विन इंजन जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की सुरक्षा की जानी चाहिए। शी दियुवान ने गंभीरता से सिर हिलाया। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 में 1000 से अधिक लोग सवार थे। वह अच्छी तरह समझता था कि यदि ट्रेन किसी विशालकाय कीड़े द्वारा पलट दी गई तो ये कितनी बड़ी तबाही होगी। बिल्कुल, हमें दिन के उजाले में ही इस चीज़ को अपंग करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो रात होने तक ये हमारा सबसे बुरा सपना बन जाएगा, राजू ने गंभीर भाव से पास आते हुए कहा। चिंता मत करो, अगर वह चीज़ आने की हिम्मत करती है तो भले ही मेरी जान चली जाए, मैं उसके शरीर का एक हिस्सा चीर दूंगा। शी दियुवान ने अपनी मुट्ठी भींची, उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। समय कम है, हम 10 मिनट में निकल रहे हैं। पलाश बोला, हमारे इंफ्रारेड सिस्टम ने अभी बर्फीले मैदानों में बड़ी संख्या में जीवन रूपों की चेतावनी दी है,
लगता है इन जीवों ने हमारी हलचल देख ली है, अब हम और देर नहीं कर सकते। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जमीन में एक हिंसक कंपन हुआ। तंबू की छत से लटके लैंप हिलने लगे। जब कंपन कम हुआ, राघव तेजी से खड़ा हो गया। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। वे जानते हैं कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपना कम्युनिकेटर उठाया। हे लड़की, वहाँ क्या चल रहा है? वो हवा की गूंज बस होने ही वाला है। 5 मिनट। कम्युनिकेटर पर गरजते तूफान के बीच की आवाज़ गूंजी। भीड़ के बीच प्रसेनजीत एक जटिल भाव के साथ देख रहा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसकी पहले की रणनीतियां कितनी बचकानी थीं, महज कागजी योजनाएं। वे अभी निकले भी नहीं थे और बर्फ में मौजूद जीवों ने पहले ही उनकी हरकत को भांप लिया था। बाहर सशस्त्र दस्ते और काफिले के सदस्य अभी भी रसद लाद रहे थे। कुछ वाहनों ने पहले ही अपने इंजन शुरू कर दिए थे। प्रसेनजीत ने पागलों की तरह इलाके की जांच की। फिर यूनिट 0 एक चट्टान के किनारे पर उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम निकल रहे हैं, ट्रक में बैठो। तुम अभी अपना ड्रिप उपचार नहीं रोक सकते। चट्टान के किनारे खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पोल्टू था। सैनिक कोट पहने हुए वह कड़वी हवा में स्थिर खड़ा था और पंगु यूनिट 0 एक मेचा के विशाल सिर की ओर देख रहा था। जब मेरा भाई मरा तब भी हम न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम के माध्यम से जुड़े हुए थे। मैंने उसके पूरे दर्द को वैसे ही महसूस किया जैसे वह मेरा अपना हो। एक तरह से मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ, इसलिए ये दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं है। प्रसेनजीत ने अपना जबड़ा भींचा। तुम लेवल 5 के यूनिफाइड मेचा पायलट हो, कभी व्हाइट एम्परर एरोस्पेस स्क्वाड्रन के एस पायलट थे। तुम एम्परर प्रोजेक्ट के पायलटों के पहले बैच में थे जिन्होंने वास्तविक युद्ध में एस क्लास ईरी एंटिटी का सामना किया था। उसने एक गहरी सांस ली और जारी रखा। मुझे पता है कि तुम यहाँ मरना चाहते हो, लेकिन अगर तुम वाकई बदला लेना चाहते हो तो एक नए मेचा के अंदर बैठो और वापस लड़ो। इतना कहकर उसने अपने कोट से एक छोटी सी चीज निकाली और पोल्टू की ओर बढ़ाई। प्रसेनजीत ने अपनी हथेली खोली। उसमें खून से सना हुआ एक फीनिक्स प्रतीक था। उस पर एक नाम, एक पहचान संख्या और यूनिट का पद खुदा हुआ था। ये लालटू का बैच था। राघव ने मुझे ये दिया, प्रसेनजीत ने समझाया। उसे यह ब्रिज कनेक्शन सिस्टम स्थापित करते समय कॉकपिट में मिला था। बैच को देखते ही पोल्टू की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपने दांत भींच लिए। एक पल बाद उसने बिना किसी शब्द के बैज लिया, अपनी एड़ी पर मुड़ा और काफिले की ओर बढ़ गया। मैं बख्तरबंद ट्रक में सवार हो रहा हूँ। कमान टैंक खाली कर दिया गया था। 100 से अधिक वाहन, जिनमें लगभग 300 लोग सवार थे, अब पूरी तरह से तैयार थे। राघव और कीकी अपने पोलर रोवर में लौट आए थे। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह ठिठक गया। ड्राइवर की सीट पर पहले से ही कोई बैठा था। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 काफिले की रुबिना स्टीयरिंग व्हील थामे हुए थी। उसका चेहरा उदासीन था। यात्री सीट पर कीकी मुस्कुराए और हाथ हिलाया। राघव ने माथे पर बल डाला। यह क्या है? अनुष्का ने पास आकर कहा। कैप्टन राघव, रुबिना को अपने लिए गाड़ी चलाने दें। वह एक कुशल ड्राइवर है और आप कमान संभालने में व्यस्त रहेंगे। राघव तुरंत समझ गया। वह पीछे की सीट पर बैठ गया। कीकी, ट्रेन का क्या हाल है? वे तैयार होने चाहिए, राघव ने उत्तर दिया। रजिता ने सैली को बोगी 12 में पहुंचा दिया है। वह छत से फायर गॉड मेचा को बुर्ज टरट के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही है। क्या हम निकल रहे हैं? रुबिना ने रूखे स्वर में पूछा। राघव ने खिड़की नीचे की, बाहर के तूफान को देखा। धमाका। जमीन एक बार फिर कांप उठी। भाई राघव, हम आपके संकेत का इंतजार कर रहे हैं। काफिले के सबसे आगे शी द्यूवान का ऑल्टेरन लोकोमोटिव पहले ही गरज उठा था। पूरा काफिला हमले के लिए तैयार था। हम सब तैयार हैं। बर्फ साफ हो रही है। हा। राघव ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें आगे बर्फीले युद्ध क्षेत्र पर टिक गईं। उसने अपना कम्युनिकेटर उठाया। सभी इकाइयां, हमला करो। वूम। उसी क्षण 100 से अधिक भारी वाहनों ने एक जमीन हिला देने वाली दहाड़ निकाली। जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, स्टील का ये रथ तूफान में घुस गया। आक्रमण! शी द्यूवान चिल्लाया। फॉर्मेशन बनाए रखें, कोई टक्कर नहीं। भाई शी, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेन को मत रोकना। राघव की आवाज़ गूंजी। जैसे ही काफिला घाटी के रास्ते पर आगे बढ़ा, बर्फ से राक्षसी आकृतियां उभरी। सैकड़ों, फिर हजारों हिमप्रेत उनकी ओर झपटने लगे। फायर खोलो! डे 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 डे। मशीनगनों और गैटलिंग बुर्ज गरज उठे। पीतल के खोखे ओलों की तरह बरसने लगे। उत्तरजीविता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अध्याय 258, तूफानी पीछा। त्राकामार हिमघाटी के ऊपर बर्फीले मैदानों पर काफिला किसी फौलादी लहर की तरह आगे बढ़ रहा था। उसके गरजते इंजन चीखते तूफान को चीर रहे थे। अपने गोला बारूद पर नजर रखें, अभी बड़े शिकारी नहीं आए हैं। राघव कम्युनिकेटर पर चिल्लाया।
4 पैरों वाले हिमप्रेत और उड़ने वाले विचित्र प्राणी अभी तक नहीं दिखे थे। अब गोला बारूद बचाने का समय था, खासकर भारी गोलाबारी। रक्षा पंक्ति से इन्फिनिट ट्रेन तक पहुंचने में पूरी रफ्तार से भी लगभग 1 घंटे की ड्राइव थी। और अगर वे ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 और इन्फिनिट ट्रेन के साथ जुड़ने में सफल हो भी गए तो ये केवल तूफान से पहले की शांति होगी। एक बार अंधेरा होने के बाद डार्क मार्क से चिन्हित हजारों लोगों का सामना असली आतंक से होगा। क्री सैकड़ों हिमप्रेत जिनकी नुकीली पूंछ चमक रही थी, गहरी बर्फ के नीचे से निकले और टिड्डियों की तरह काफिले पर टूट पड़े। काफिला पहले ही गति पकड़ चुका था, लेकिन हिमप्रेत बर्फ के नीचे तेजी से रेंगते थे और चारों दिशाओं से विचित्र जीव एक ज्वार की तरह उमड़ रहे थे। इस भारी हमले ने कई लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। व्रूम अपने पोलर वाहन में रुबिना ने एक्सीलेटर पर पैर जमा दिया। इंजन दहाड़ उठा और बर्फ के गुबार पीछे छूटने लगे। उसका वाहन शी दीवान की ट्रेन के पिछले हिस्से के पास तेजी से मुड़ा। क्लैंग एक हिमप्रेत अचानक बर्फ से उछला और ड्राइवर की तरफ के दरवाजे से टकरा गया, अपनी डंक वाली पूंछ से केबिन की ओर प्रहार करने लगा। बिना एक पल गंवाए रुबिना ने खिड़की नीचे की, बाएं हाथ से अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में प्राणी के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने जोर से लात मारकर दरवाजे और लाश दोनों को एक साथ दूर फेंक दिया। राघव ने ये देखकर आह भरी। उसने अभी अभी वह दरवाज़ा ठीक किया था। इस लड़की को ठंड का वाकई कोई डर नहीं था। बैंग 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 हिमप्रेत अब काफिले के दोनों तरफ टकरा रहे थे। गोलाबारी शुरू हो गई, साथ ही भारी धमक की आवाज़ें आने लगी क्योंकि झुंड अंदर की ओर दबाव बना रहा था, जिससे बाहरी वाहनों को केंद्रीय कॉलम के करीब आने पर मजबूर होना पड़ा। 3 बजे की दिशा में 4 पैरों वाले जानवर, सब बड़े आकार के। 7 बजे की दिशा में भी। सामने हरक्यूलिस क्रैश साइट का ध्यान रखें। पीछे के हवाई क्षेत्र में अज्ञात उड़ने वाली इकाई, सतर्क रहें। धूम 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 जमीन कांप रही थी, मैदानों में बर्फ हिल रही थी। घाटी के किनारे से अनगिनत राक्षस लहरों में उमड़ रहे थे, काफिले का पीछा कर रहे थे और पीछे राक्षसों की एक विशाल सेना बना रहे थे। प्रसेनजीत केंद्रीय तकनीकी टीम के साथ एक ऑल्टेरन वाहन में सवार था। बाहर की अफरा तफरी सुनकर उसका चेहरा तनाव से खिंच गया। टीम लीडर प्रसेनजीत। 2 साथियों ने आतंकित होकर पिछली खिड़की की ओर देखा। प्रसेनजीत मुड़ा और जम गया। पीछे के बर्फीले मैदान गायब हो चुके थे। उनकी जगह हिमप्रेतों की एक धूसर सफ़ेद लहर किसी जीवित समुद्र की तरह उमड़ रही थी, जो भयानक गति से आगे बढ़ रही थी। फ्लेम थ्रोवर पीछे की ओर आग उगल रहे थे। हर ग्रेनेड विस्फोट दर्जनों जीवों के चित्रे उड़ा रहा था। यह पागलपन है। यहाँ इतने सारे कैसे हैं? मुझे याद है यूनिट 01 के परीक्षणों के दौरान यहाँ इतने नहीं थे। ये सब यहाँ क्यों उमड़ रहे हैं? प्रसेनजीत की आंखें फड़क उठीं। शायद यह एस क्लास एंटिटी नंबर 13 से संबंधित हो सकता है। पास के एक मध्यम आयु वर्ग के शोधकर्ता ने घबराहट में कहा, क्या अवलोकन टीम निश्चित नहीं थी कि नंबर 13 युनवांग दलदल की ओर गया था? प्रसेनजीत ने अपना सिर हिलाया। यह इतना सरल नहीं है। पिछली टक्कर के बाद यूनिट 01 अचानक एक्सट्रीम कोल्ड वोर्टेक्स के तहत सभी विचित्र प्राणियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है। हमने पहले कभी इस तरह का बड़े पैमाने पर व्यवहार नहीं देखा। टीम लीडर प्रसेनजीत, शोधकर्ता ने गंभीरता से कहा, क्या ये संभव है कि एस क्लास प्राणियों में किसी प्रकार की कमांड क्षमता हो? आदेश। प्रसेनजीत के चश्मे पर एक चमक झलकी। तुम यही कहना चाह रहे हो, है ना? शोधकर्ता ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, जैसे उन्होंने हमें और यूनिट 01 को चिन्हित कर लिया हो और अब इस क्षेत्र की हर चीज़ हम पर निशाना साधे हुए है। ये पूरी स्थिति शुरू से ही अजीब रही है। बिल्कुल, हम सब ने सोचा था कि यह सिर्फ यूनिट 01 का शोर है, लेकिन कैप्टन राघव की रिपोर्ट ने कहा कि जब उन पर हमला हुआ तो वे सैकड़ों किलोमीटर दूर थे और उन्हें कोई हिमप्रेत नहीं दिखा। ये वाकई विचित्र है और हमने भारी नुकसान उठाया है। उस काले कीड़े के पास एक क्लास के अनुमानों से कहीं ज्यादा विनाशकारी शक्ति थी और इस घाटी में उनमें से एक से ज्यादा हैं। फिर भी ये सब हमें ये समझने में मदद करता है कि ये इकाइयां कैसा व्यवहार करती हैं, प्रसेनजीत ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने पीछे की ओर देखा, फिर टीम से कहा, खासकर नंबर 13 द्वारा दिखाए गए लक्षण। उसने भारी आवाज में कहा, हमने यूनिट 01 को छोड़ दिया है, लेकिन हमें प्रयोगात्मक डेटा बाहर निकालना होगा। यदि नहीं, तो हमने जिसके लिए काम किया वह सब खो जाएगा। धूम धूम झटकों ने जमीन को हिला दिया। काफिला एक पहाड़ी दर्रे के किनारे पहुंच गया, वही जगह जहां राघव और अनुष्का पहले रुके थे। वे नष्ट हुए लड़ाकू विमानों और टूटे हुए वाहनों के बीच से गुजरे जब तक कि एक विशाल काले कीड़े की सैकड़ों मीटर लंबी लाश उनके सामने नहीं आ गई। ये वही है जिसे हमने मारा था। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 पर, अनुष्का ने आगे इशारा किया। हम लगभग कैप्टन राघव की स्थिति पर हैं। शी दीवान ने बाईं पहाड़ियों और दाईं ओर की चट्टानों को स्कैन किया, उसकी आवाज़ गंभीर थी। हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा।
चीजें अब शोर मचाने वाली हैं। काफिले के पिछले हिस्से में राजू का जोकर काफिला था। भारी फर कोट में लिपटे हुए राजू एक विशाल पोला वाहन के किनारे खड़ा था। पीछे हिमप्रेत लकड़बग्घों के झुंड की तरह उमड़ रहे थे, कुछ तो बस कुछ ही मीटर दूर थे। कितना घिनौना है टिल्ड, उसने अपना ईयरपीस दबाया। सभी इकाइयां ध्यान दें, हिमस्खलन होने वाला है। गति बढ़ाएं, सभी तैयार हो जाओ। राघव की आवाज कम्युनिकेटर पर गूंजी। राघव ने कीड़े के शरीर के पीछे की ढलान को देखा। उसकी नज़रें उसके हाथों में मौजूद घड़ी और डेटोनेटर पर टिकी थीं। उसने पहले ही कीकी को ढलान पर और कीड़े की लाश पर धातु के बम लगाने के लिए भेजा था। कीकी घबराहट में उसकी ओर मुड़ी। हे, मैं पूछना भूल गई, क्या बर्फ इन प्रेतों को दफनाने के लिए काफ़ी होगी? बिल्कुल नहीं, ये केवल झुंड को तितर बितर करेगा, हमें सांस लेने की जगह देगा। राघव ने डेटोनेटर पर नज़र रखते हुए कहा। मेरा असली लक्ष्य कीड़े की लाश है, इसीलिए मैंने तुमसे थर्माइट चार्ज इस्तेमाल करने को कहा था। कीकी ने सिर हिलाया। उम्मीद है कि यह ज़मीन के नीचे वाले कीड़े को बाहर निकाल लाएगा। वह हमेशा सिर्फ घात लगाकर भाग जाता है। रात में उससे निपटना और भी कठिन होगा। राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, उसे अपने नीचे कंपन महसूस हो रहा था। वह आ रहा है, हमें उसका समय बिगाड़ना होगा। बीप, डेटोनेटर की लाइट हरी हो गई, कनेक्शन जुड़ गया था। सब सावधान रहें, वह आ रहा है। राघव दहाड़ उठा। जैसे ही काफिला उस विशाल कीड़े की लाश के पास से गुजरा, राघव ने ट्रिगर दबा दिया। धमाका, धमाकों ने सामने की ढलान को रोशन कर दिया। कीड़े का शरीर पीछे आग की लपटों में घिर गया। थर्माइट विस्फोटों ने उसके जमे हुए मांस को चीर दिया और हरे खून तथा काले मांस के फव्वारे छूटने लगे। सैकड़ों हिमप्रेत विस्फोट की चपेट में आ गए, चिथड़ों में बिखर गए। गड़गड़ाहट, सामने की ढलान से धमाकों ने एक हिमस्खलन शुरू कर दिया। बर्फ एक विशाल लहर की तरह पहाड़ के नीचे गिरने लगी। और तेज फॉर्मेशन बनाए रखो। धप धप धप, एक काली छाया अंदर आई। एक विशाल 4 पैरों वाला जानवर बगल से कूदा और एक छोटे वाहन की छत पर अपना सख्त पैर जमा दिया। ड्राइवर ने शीशे में देखते हुए स्टीयरिंग घुमाया, अपना अंत स्वीकार करते हुए ताकि उनका विनाश काफिले को प्रभावित न करे। लेकिन तभी बर्फीले मैदान से एक सुनहरी परछाई चमकी। वह बिजली की तरह चली। वह सुनहरी आकृति बर्फ पर बिना किसी निशान के नाची, ऊंची छलांग लगाई और राक्षस के अगले पैर पर लात मारी। क्लैंग, धातु से धातु टकराने की आवाज गूंजी क्योंकि राक्षस का अंग पीछे की ओर टूट गया। टीम तुरंत सक्रिय हो गई और धातु की गोलियों के तूफान ने राक्षस के ऊपरी शरीर को छलनी कर दिया। वह सुनहरी आकृति फिर से गायब हो गई और एक पोला वाहन के ऊपर शान से उतरी। छी, अब मैं पूरी तरह गंदा हो गया हूं टिल्ड। राजू ने नीचे देखा और अपने पॉलिश किए हुए नुकीले चमड़े के जूतों पर हरा खून बिखरा हुआ देखा। अपनी सफाई के प्रति सनक के कारण उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने जल्दी से अपने मिंक कोट से एक रुमाल निकाला और जूते के किनारे से खून पोंछा। फिर रुमाल और पीछे आ रहे हिमप्रेतों के झुंड को एक घृणित नज़र से देखते हुए उसने उसे फेंक दिया और कड़क कर बोला, इस रेशमी रुमाल को उपहार के रूप में लो। धूम धूम धूम। राघव के सटीक निर्णय के कारण काफिले के गुजरने के ठीक बाद हिमस्खलन हुआ, जिसने एक ही लहर में 10,000 से अधिक हिमप्रेतों को अपनी चपेट में ले लिया। बर्फ की उस विशाल धारा ने उन्हें घाटी की चट्टान से नीचे गिरा दिया, जिससे पीछा कर रहे राक्षसों का बड़ा हिस्सा रुक गया। लेकिन काफिले को सांस लेने का मौका मिलने से पहले ही बर्फ से और भी हिमप्रेत टिड्डियों के दल की तरह निकलने लगे। जैसे ही वे संकरे रास्ते को पार करने वाले थे, भूमिगत गड़गड़ाहट और तेज हो गई। वह चीज बाहर आ रही है। राघव और कीकी दोनों ने अपने दरवाजे खोले और बाहर कूद पड़े। कीकी हवा में उड़ गई, जबकि राघव ट्रक के किनारे हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें जमीन पर टिकी थीं। फिर उसने ऊपर देखा। एक्सट्रीम कोल्ड वोर्टेक्स के नीचे पश्चिम में बादलों के अंतराल से सूरज की तिरछी किरणें निकलीं, जिससे पारमा घास के मैदानों पर चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल गई। जैसे ही हिमप्रेत बर्फ से बाहर आए, ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी अनदेखी शक्ति द्वारा चीरा जा रहा हो। उनकी त्वचा इंच दर इंच फटने लगी और वे दर्द में चिल्लाते हुए बेतहाशा काफिले की ओर बढ़ने लगे। एक वाहन को 7-8 हिमप्रेतों ने घेर लिया। जैसे ही उसे फॉर्मेशन से बाहर खींचा गया, वह राक्षसों के बीच पलट गया। भाड़ में जाओ, मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। धमाका, उस वाहन के व्यक्ति ने आखिरी सेकंड में विस्फोटकों को उड़ा दिया, जिससे ट्रक और 100 से अधिक हिमप्रेत जलते हुए टुकड़ों में बदल गए। हताहतों की संख्या बढ़ रही थी। पूरा काफिला अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच रहा था। राघव की नज़रें बर्फीले युद्ध क्षेत्र पर जमी थीं। उसने कीकी से धीमे स्वर में कहा, याद रखना मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर वह चीज़ बीच से बाहर निकलती है तो जितने हो सके उतने लोगों को बचाना। मुझे पता है। दूसरी ओर शी दियुवान, अनुष्का, बुबई और 1 दर्जन से अधिक शीर्ष लड़ाके भी बाहर निकल आए थे।
अनुष्का ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 ट्रेन के ऊपर खड़ी थी। उसने दुबले पतले बुबई को पकड़ रखा था, जो हौंफते हुए मोटे धूप के चश्मे से बर्फ को देख रहा था। क्या तुम उसे देख सकते हो? गड़गड़ाहट, कंपन और भी हिंसक हो गया। जैसे ही काफिला संकरे दर्रे को पार करने वाला था, राघव और बुबई ने अचानक अपने सिर सामने की ओर घुमाए। वह आगे है, सामने है। रेडियो पर उनकी आवाज़ें एक ही समय में गूंजीं। सामने दर्रे पर जमीन फट गई। बर्फ और धूल फव्वारे की तरह हवा में उछली। एक पहाड़ के आकार का विशाल काला कीड़ा जमीन से निकला और आसमान की ओर ऊंचा उठ गया। उसकी वीभत्स आकृति ने सबकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। विशाल कीड़े ने अपना रसातल जैसा मुंह खोला, काफिले के सामने आसमान को ढक लिया। काफिले को बांट दो, बाएं और दाएं। आपदा को आते देख राघव बिना किसी हिचकिचाहट के कीकी पर चिल्लाया। कीकी का चेहरा पीला पड़ गया। वह आगे बढ़ी, उसके दोनों हाथ मानसिक ऊर्जा से चमक रहे थे। उसने काफिले के वाहनों को दोनों तरफ धकेलने के लिए एक विशाल बल क्षेत्र बनाया। सबने स्टीयरिंग व्हील जोर से घुमाए। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 बाईं ओर मुड़ी। राघव का पोलो वाहन दाईं ओर मुड़ा। स्टील के ये दैत्य बर्फ पर एक विशाल वाई आकार में बढ़ गए। पीछे की ओर रहने वाले जो समय पर नहीं मुड़ पाए, वे कीकी की अदृश्य मानसिक दीवार से टकराए, बैम बैम बैम, और उछलकर किनारों की ओर मुड़ गए। दो वाहन, जिनकी दृष्टि बर्फ से पूरी तरह अवरुद्ध थी, सीधे कीड़े के मुंह में घुस गए। चीखें गूंज उठीं, धूम धूम, रराह। कीड़े के मुंह के चारों ओर का मांस फड़कने लगा और एक सड़ी हुई बदबू हवा में फैल गई। बैंग! लेकिन उसी क्षण एक सशस्त्र वाहन ने पहले फायरिंग की। उसकी 75 मिलीमीटर की कवच भेदी गोली राक्षस की ओर बढ़ी। पोल्टू के चेहरे पर डर या हिचकिचाहट का नामोनिशान नहीं था। उसकी आंखों में युद्ध की लपटें जल रही थीं। सीधे तुम्हारे गले में, तुम मर चुके हो। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई रेडियो पर गूंजी। पोल्टू की चीख ने सबको होश में ला दिया। वह विशाल कीड़े का मुंह भयानक तो था, लेकिन वही उसका सबसे कमज़ोर हिस्सा भी था। फायर खोलो, इसे नर्क में पहुंचा दो। ट्रेन की छत पर शीदयुवान ने अचानक एक चमकता हुआ 155 मिलीमीटर का ग्रेनेड लॉन्चर निकाला। एक दहाड़ के साथ उसने 40-50 किलोग्राम के लॉन्चर को एक हाथ से उठाया और भाले की तरह सीधे राक्षस के मुंह में फेंक दिया। वह ग्रेनेड सीधा राक्षस के काले मुंह में जा गिरा। कुछ सेकंड बाद धमाका। डरो मत, इसे मार डालो। नर्क में जाओ कमीने, जो कुछ भी है सब खाली कर दो। काफिले की गोलाबारी गूंज उठी। रसातल वाले कीड़े पर गोलियों का तूफान बरसने लगा। उसी समय 1 दर्जन से अधिक एबिलिटी यूजर्स ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राक्षस पर गहरे लाल लेजर दागने शुरू किए। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। पूरे काफिले के हथियार अब उस जीव पर केंद्रित थे। मौके का फायदा उठाते हुए उसने आसमान की ओर देखा और एक उंगली उठाई। उसकी आंखें ठंडी थीं। मुझे रोशनी दो।